ये किन टर्म्स में मैडम, ये जो टर्म्स डिक्टेट हुई हैं वो तो एंटायरली वन साइडेड हैं, रशियन टर्म्स हैं। व्हाई इज द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीइंग ऑन दोस टर्म्स? इनकी क्या मजबूरी है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें अभी जो कही गई उन पे थोड़ा इजाजत है मैं वजाहत कर दूं। Yes. MBS was not in the meeting because Trump was not in the meeting, nor was Putin. So MBS का वहां होने की कोई सेंस नहीं बनती थी। ये निगोशिएटर्स की मीटिंग थी, ये हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट की नहीं। तो MBS की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो आप देखें कि पिछले 3 साल से वो शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे। वो चीन भी जा रहे थे, वो रशिया भी जा रहे थे, उन्होंने अपने ऑयल की जो गेम थी वो भी खेली, यूक्रेन भी जा रहे थे। सो ये MBS की पिछले 2-3 सालों की काविशें हैं विच आर कल्मिनेशन इनटू दिस टॉक बीइंग होस्टेड इन सऊदी अरेबिया। सो लेट्स टेक इट इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। दूसरी बात, जहां तक ज़ेलेंस्की की बात है, लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड ऑफ मिस्टर ज़ेलेंस्की। वो इसलिए नहीं कि वो मस्खरा है। द पॉइंट इज कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक एक्टर है, टीवी स्टार है, और एक टीवी सीरियल चला था यूक्रेन में, एल प्रेसिडेंटे, जिसमें इसने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था। और उसकी थीम जो थी वो इस तरह थी कि इन अ वेरी करप्ट सोसाइटी विच यूक्रेन हैड बिकम, ये एक हीरो है जो आता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उसका, मैं थोड़ा सा आपको, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग ऑल दीज थिंग्स, वो एक स्निपेट है उसका कि वो जब बनता है प्रेसिडेंट तो उसे अपनी पूरी हुकूमत में एक भी नॉन करप्ट बंदा नहीं मिलता। जुडिशरी करप्ट, ये करप्ट, वो करप्ट। तो वो अपने एक जो है ना दोस्त से पूछता है, कहते हैं कि पूरे यूक्रेन में कोई भी जो है वो सही जज नहीं है। तो उसका दोस्त सोच के कहता है, हाँ, अगर तुम फलाने चर्च पे जाओ ना तो उसके बाहर एक मजूब बैठा है, वो असल में जज था अपने वक्त में और बड़ा नॉन करप्टेबल था, लेकिन अब वो मजूब बन गया हुआ। तो ये जाता है चर्च के पास और इसकी दाढ़ी उगी हुई है और उससे मिलता है और कहते हैं कि मैंने सुना है तुम जज हो। तो कहते तुम्हें कैसे पता है? वो कहता मैंने सुना है। कहता हाँ, किसी वक्त में था, पर अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि इतनी करप्शन हो गई, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो कहता खुदा के तो मेरे साथ आ जाओ, मैंने जुडिशरी की करप्शन निकालनी है। फिर उसको वो लेके आते, तो इस तरह अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं। तो वो उसकी जो फिल्म स्टोरी थी वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि लोगों ने कहा जैसे अमिताभ बच्चन बन गया सेनेटर, इस तरह इसको बना दिया उन्होंने एल प्रेसिडेंटे, बिकॉज उसने एक्टिंग इतनी अच्छी की थी, बट वो पॉलिटिशियन नहीं था। लेकिन अब जो उसके ऊपर मसला आ रहा है कि उसने अब तक इलेक्शंस नहीं कराए, काफी अरसा हो गया, तो डिसग्रंटलमेंट बहुत हो गई भी है। एक्सक्यूज ये दिया गया कि वॉर की वजह से इलेक्शंस नहीं हो सके, लेकिन यूक्रेनियंस आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, so that has reduced his credibility as el presidente. So I'm putting things in context so that we know what's going on instead of jumping to conclusions. जहां तक म्यूनिख की बात हुई उस पे भी मैं थोड़ी वजाहत, थोड़ी बैकग्राउंड दे दूं। वो ये है कि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट गए तो क्यों उन्होंने ईयू की जो है वो अच्छी खासी उन्होंने उनकी क्रिटिसिज्म की। वो तो वही straight away talking down at them. Yes. Why? Why? Because रोमेनिया में अभी इलेक्शंस हुए थे और ईयू ने जो है, जो जेन्युइन कैंडिडेट जो जीता था, उसके लिए उसके खिलाफ इन एक्चुअल टर्म्स काइंड ऑफ अ कू कराया और उस कैंडिडेट को वो लाए जो वो समझते थे, उसको जो जीता था ये इन्होंने समझा कि ये प्रो प्यूटन है तो इसको हटाया जाए, और इन्होंने एक दूसरा कैंडिडेट लाया जो जीता नहीं था। तो वैंस ने ये कह रहा था कि हमारी वैल्यूज एक थी ऑफ डेमोक्रेसी और तुम लोगों ने उस डेमोक्रेसी की तौहीन की है, जिस तरह तुमने रोमानिया में यू प्लेड इट डर्टी। You were not supposed to do that if you are EU countries that are guardians of democracy and world civilization, whatever you call it. So there is a background to everything. We need to know it before passing judgment. I'll leave Dr. Munawar to carry it forward. Yes, Dr. Saab,
आपके पास तो एक हमेशा एक ग्राफिक पिक्चर होती है, पॉइंट्स होते हैं. यू कैन गो अहेड विद व्हाट यू हैव, बट द क्वेश्चन आई हैव इन माइंड वो मैं आपके सामने रख देता हूँ. हम यही हमारा इंटरेस्ट तो मेजरली पाकिस्तान है. हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि इन ऑल दिस चेंजिंग वर्ल्ड हमारे लिए कोई स्पेस इनरोड है. जीपीएस प्लस वाला, जीएसपी प्लस वाला एक हमारा उनके यूरोप के साथ एक मामला है. तो इफ यूरोप इज ओपनिंग अप, अगर वहां पे डिसमेंटल हो रही हैं चीजें और अलायंसेस, तो क्या हमारे लिए कोई स्पेस भी क्रिएट होती है उसमें? हमारा पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन जफर. मैं तो लिटरली मैं लर्न कर रहा था एम्बेसडर नायला चौहान की इतनी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू से, और आपने उनका आर्टिस्टिक व्यू देखा. बड़ा एस्थेटिक सेंस है एम्बेसडर साहिबा के अंदर, और रियली जी मैं लर्न कर रहा था. और मैं आज वाकई नहीं बोलना चाह रहा था, मैं सुनना चाह रहा था. राव मंदर साहब ने भी बहुत एक पिक्चर दी, और यही खूबसूरती होती है एकेडेमिया और डिबेट के अंदर कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आते हैं. नहीं, we have a wonderful combination. We have जी अच्छा पैनल. यानी जितने फ्रैंकली स्पीकिंग जितने प्रोग्राम्स हुए, मुझे आज लिटरली कुछ सीखने को मिल रहा है. बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह ये गेस किया जी. और मैं समझता हूँ कि मैं इनके सामने अब क्या बात करूँ. मेरी बात में इतना आपके पास मजबूत पॉइंट्स होते हैं, हमें आगाही दें जी. अच्छा, पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान है उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं डॉक्टर साहब. रीजन के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, यूरोप के अंदर भी बहुत हैं. जो इस वक्त मोदी साहब और ट्रम्प की जो डील हुई है, जिसमें मुझे लगता है कि एक स्पेस क्रिएट होगा इंडिया के ताल्लुकात रशिया के साथ और इंडिया के ताल्लुकात अरब वर्ल्ड के साथ. बिकॉज अगर एनर्जी वो खरीदता है अमेरिका से, तो वो भी स्पेस वहां पे क्रिएट होगा. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान उस स्पेस को फिल करने की कोई स्ट्रेटजी बनाएगा. और उस स्ट्रेटजी के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, जहाँ पे एकेडेमिया नैरेटिव बनाए, जहाँ पे मीडिया भी शामिल हो, वो उस नैरेटिव को डिसेमिनेट करे, जहाँ पे प्रैक्टिशनर्स पॉलिसी मेकर्स की भी इनपुट हो और एक्सटर्नल सिचुएशन की तरफ से भी इनपुट हो, तो फिर तो आप देखेंगे कि वो पॉलिसी मेकिंग आपको सक्सेसफुल नजर आएगी और स्पेस को फिल करेगी. अदरवाइज बंद कमरों के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट होती है उससे. तो मैं समझता हूँ पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा, डेमोक्रेसी की यहाँ पे डॉक्टर मैडम ने बात की बड़ी जबरदस्त, और मैं बड़ा क्रिटिकल व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी. आई बिलीव कि उसका फ्यूचर बड़ा ब्लीक है, और ब्लीक 2-3 वजूहात की वजह से. एक तो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है या जो बेसिक फिलॉसफी है, उसके अंदर आप दरारें देख रहे हैं, जो इस वक्त पॉलिसी डिफरेंसेस आपको यूएस और यूरोप के अंदर नजर आ रही है. दूसरा चाइना फैक्टर है. चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेंट डाल रहा है इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, स्पेशली पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर, जहां पे हम ये देखते हैं कि वो खुद अमेरिका हो एलान मस्क की सूरत में, या अभी जिस तरह से राव मंजर साहब बता रहे थे कि किससे काम लिया जा रहा है जो पॉलिसी मेकर्स नहीं है, या जिनका कम से कम डिप्लोमेटिक कैरियर के साथ कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, वो लोग इसके अंदर शामिल हैं. चाहे वो इस वक्त इजराइल के साथ डील करने का मामला हो या रशिया के साथ डील करने का मामला हो. फिर यूरोप के अंदर भी टेक्नोक्रेट्स को एक दी जा रही है. और अभी एम्बेसडर नायला साहिबा ने एक यूरोपियन कंट्री का बता भी दिया कि किस तरह से डेमोक्रेसी को और पब्लिक ओपिनियन को पामाल करके एक नए बंदे को लाया जा रहा है, फकत इस परसेप्शन के ऊपर कि वो प्यूटन साहब के करीब थे, तो लिहाजा वो काबिल कबूल नहीं है. जिस तरह से हेनरी किसिंजर साहब फरमाते थे 70s में कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और पेरिफेरल नेशंस में हमें डेमोक्रेसी काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज इलेक्शंस की वजह से एंटी अमेरिकन जो पर्सनैलिटीज हैं दे कम ऑन टू पावर, वो हमारे मफादात में नहीं है. तो फिर हम देखते हैं डिक्टेटर्स और अथॉरिटेरियन रूलर्स को यहाँ पे सपोर्ट करते रहे. तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आइडियलिज्म और जो प्रैग्मेटिज्म है या रियलिज्म है, उसमें बड़ा फर्क है. यूटोपियनिज्म हमें नजर आई, जो जब हम चीज़ों को रियल फॉर्म के अंदर, रियलिटी के अंदर देखते हैं, तो वो हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आती हैं. चौथा मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो आई वुड से कि अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग के 5 बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं,
और अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग वाकईन एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से आगे चलती रही। अगर उसके आप पैटर्न को देखें, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखें, जिसमें एक्सटर्नल सिचुएशन है, जिसके अंदर सोसाइटल सोर्स है, गवर्नमेंटल सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रोल बनता है और इंडिविजुअल सोर्स है। और अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स आए जो बहुत एक्टिव नजर आए, बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो पैसिव नजर आए, जहां पे इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ये आपको एग्रेसिव नजर आते हैं, जो अनकन्वेंशनल मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फीडबैक के ऊपर यकीन नहीं रखते, और उनकी जो मुझे खूबसूरती और जो एक मस्बत पहलू नजर आता है कि वो पावर का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन नफ्सियाती ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए कम नजर आ रहे हैं। और मैंने कई दफा ये बात कही है कि अमेरिका को अब तक जो नुकसान पहुंचा है वो एक्सेसिव यूज ऑफ हार्ड पावर पहुंचा है। अमेरिका के पास जो सॉफ्ट पावर है वो उससे कहीं ज्यादा है, और वैसे भी हार्ड पावर को लंबे अरसे तक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और आप देखें, चाहे वो मिडिल ईस्ट में सीज फायर का मामला हो, चाहे इंडिया से अपनी फेवर की डील निकालने का मामला, इसमें इंडिया बड़ा लूजर है, और चाहे अभी ट्रंप ये जो यूक्रेन वॉर का मामला हो, तो वहां पे मुझे बड़े सख्त बड़े कामयाब नजर आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। दूसरा मेरा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये ख्याल है कि चूंकि वो रिपब्लिकन से ताल्लुक रखते हैं, तो उमूमी तौर पे जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल है। वो प्रैक्टिस पर यकीन रखते हैं, डिबेट्स पर यकीन नहीं रखते। डेमोक्रेट ज्यादातर डिबेट्स करते हैं और वो आइडियलिज्म के शिकार होते हैं। वो कहते हैं अगर एक दुश्मन बन गया है तो क्यों बन गया है, इसको दोस्त किस तरह से बनाया जा सकता है। वो बड़ी डिबेट्स में जाते हैं, जैसे क्लिंटन दौर के अंदर व्हाइट हाउस में बड़ी डिबेट हुआ करती थी। तीसरी बात यह है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि वो बिजनेस डील स्टाइल से अपनी पॉलिसी मेकिंग करते हैं और डील करना चाहते हैं, तो ये भी हमें नजर आ रहा है। तो ये वो 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने जुर्रत की है 2 सीजन्ड और तजर्बे